ओके, सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोग बात कर रहे थे और वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर में ये सारी कंडीशंस और कंसेप्ट्स हम डील कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस का डेफिनेशन देखा, सुपरपोजिशन की कंडीशन को भी देखा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनाए जा सकते हैं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंसेस की कौन सी कंडीशन फुलफिल होने पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। और लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी, दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द पाथ डिफरेंस इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द टू सोर्सेस, अगर वो लीनियरली अप डाउन और लीनियरली फ्रंट बैक आगे पीछे रखे हुए हैं। तो आई होप वो सारी बातें आपको प्रॉपरली याद हैं। आज के लेक्चर में मेनली हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर हम डिस्कशन करेंगे कि इंटरफेरेंस के पूरे प्रोसेस में जब ब्राइट या डार्क बैंड्स बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो फिर ये लाइट की इंटेंसिटी में कितना वेरिएशन आता है। ब्राइट का मतलब एक्चुअली कितना ब्राइट बनेगा, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वहां पे क्या होगा, और डार्क का मतलब वहां पे इंटेंसिटी किस हद तक रिड्यूस हो सकती है। बट बिफोर गोइंग टू दैट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कशन, मैं कपल ऑफ क्वेश्चंस ले लेता हूं जो पाथ डिफरेंस की कंडीशंस को थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे आपको, हल्का सा एक रिवीजन के तौर पर। दीज इलस्ट्रेशंस आर ऑलरेडी गिवन इन द मॉड्यूल। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन में कपल ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। इन दिस क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है कि एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल वेव्स अराइविंग अ पॉइंट इज 371 लैम्बडा। सो दिस इज PD. You may say path difference PD is equal to 371 लैम्बडा। अब ये पूछ रहा है कि ये पॉइंट का इल्यूमिनेशन कैसा होगा, मतलब पॉइंट करस्पॉन्डिंग लेवल पर ब्राइट है या डार्क है, कैसा है पॉइंट। तो हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि ये पॉइंट कैसा होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसके रीजंस मैं सारे एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि ये कितने नंबर का ब्राइट है, 371 नंबर का ये ब्राइट बैंड है। करेक्ट है ना, जितना भी नंबर यहाँ पे आता है उतने नंबर का ये ब्राइट बैंड होता है। Now, if this path difference in measurement by geometry by numerical value, ये path difference अगर 0.24 mm इतना बनता है, तो फिर वेवलेंथ निकालने के लिए हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो काफी सिंपल है, पाथ डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा में न लिखते हुए आप पाथ डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ सम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें, तो यही पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा 0.24। I will convert it into a meter, that is 10 to the power minus 3, and that is equal to 371 lambda. What I did, just मैंने यहाँ पे पार्ट डिफरेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा और दूसरी तरफ उसका वेवलेंथ टर्मिनोलॉजी लिखा। So if you really want to get an answer for lambda, so lambda will be equal to 0.24 into 10 to the power minus 3 divided by 371. You can just get it like this, 240 upon 371, yeah, even you can get it 2400, so that a division can be in a very better way, into, आप देखें यहाँ पे मैंने डेसिमल 4 बार शिफ्ट किया है, so this will take a value of 10 to the power minus 7. अब ये डिवीजन कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 6.46. Yes, what answer you're suggesting? 6.46. No, it will not be in point now, क्योंकि मैंने नंबर्स ऐसे लिए हैं, पॉइंट में नहीं आएगा ये। 2400 इसको 371 से डिवाइड करें। Yes, what answer it is? Point है sir. कैसे आएगा बेटा पॉइंट? 2400 डिवाइडेड बाय 300 एंड, अच्छा 6 पॉइंट, ओके दैट वे, ठीक, 6.46, ओके। आगे कंटिन्यूएशन में है 10 to the power minus 7, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 6460 into 10 to the power minus 10 मीटर, and we can just get it 6460 एंगस्ट्रॉम। तो ये फाइनल आंसर हम बना सकते हैं।
ठीक है, okay. Now let's move on to the next question. A point is situated at 6.5 and 6.65 centimeter from the two coherent sources. तो एक हल्का सा अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दूं, तो ये सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, यहाँ पे कोई स्क्रीन है. You may consider a particular point P. Now the light coming from the first source is traveling some distance of 6.5, let's say 6.5 centimeter, and the light coming from the other source is traveling a distance of 6.65 centimeter. ठीक है. Now here the word coherent is coming. We will be having a discussion onto it. Right now don't bother. कोहेरेंट का बहुत ही सिंपल सा मतलब मैं फिलहाल ऐसे बता सकता हूं कि बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्सेस हैं जिनमें इनिशियली कोई पाथ डिफरेंस नहीं है. ओके, क्योंकि सोर्स जब हम बना रहे होते हैं तो उनमें इनिशियल लेवल पर भी हम कोई पाथ डिफरेंस रख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द फर्दर ट्रैवलिंग डिस्टेंस. ओके, तो कोहेरेंट सोर्सेस ऐसे होते हैं जिनमें आमतौर पर इनिशियली कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता है. हम इसकी लेकिन डिटेलिंग करेंगे, बहुत सारी इसमें कंडीशंस हो सकती हैं. Those conditions we will be working out in the coming class. Now here the point is situated at such two distances. अब वेवलेंथ हमें बताई जा रही है 5000 एंगस्ट्रॉम. फिर हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन. नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन निकालें. अब देखिए, हमें तो कोई ऐसा इसका स्ट्रिक्ट कंडीशन पता नहीं है कि ये ब्राइट बैंड बनेगा या डार्क बैंड बनेगा या क्या होगा. तो यहां इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं एक कंडीशन यूज करता हूं, path difference is equal to n and I will be writing lambda by 2. ठीक है. आपको याद होगा कि विद दिस फॉर्मेट अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं और n का आंसर हमें एक इवन नंबर के पैटर्न में मिलता है, तो इस चीज का आंसर ये होता है कि नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन ब्राइट हो जाएगा. और अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे और हमें n का नंबर जो है ये एक ऑड नंबर के हिसाब से मिलता है, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग बैंड है वो डार्क है. यहाँ पर नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन जो है ये डिस्ट्रक्टिव है. ठीक है, ये याद आया, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इस पे डिस्कशन किया था. हालांकि आपको मैंने ये कहा भी था कि मैं इस तरीके के फॉर्मूले को थोड़ा सा अवॉइड करता हूं, क्योंकि हमें इसे एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है कि कौन से नंबर का ब्राइट है और कौन से नंबर का डार्क है. बट फॉर सच प्रॉब्लम टू गेट एन एग्जैक्ट आइडिया हमें ये लिखना पड़ेगा. बिकॉज अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे n लैम्बडा लिखा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ब्राइट है, और फिर अगर मैं आगे यहाँ लिखता हूँ 2n-1 लैम्बडा बाई 2 तो भी मैं मान के चल रहा हूँ कि डार्क है. तो मैं इनिशियली ही पहले कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ कि ब्राइट है क्या डार्क है, इसलिए मैं थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्मूला लेता हूँ, n लैम्बडा बाई 2 and get the answer for n. If n is coming even, then it will be bright. If n is coming odd number, then it will be dark. So let's see what is an expected answer in this situation. पाथ डिफरेंस तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. आप देखें यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, दोनों के पाथ में डिफरेंस हमको दिख रहा है. कितना होगा? 0.15. यस, तो हम सीधे सीधे सब्सट्रैक्शन करेंगे. दैट इज अ ज्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड डिस्टेंस 6.65 minus 6.5. What answer you will be getting? 0.15 centimeter. So let's convert it into 15 into 10 to the power minus 2 centimeter, and finally I will be getting it as 15 into 10 to the power minus 4 meter. Now put it up here. So this path difference is now 15 into 10 to the power minus 4. n हमें पता नहीं कितना है. This 5000 into converted into meter, that will become 10 to the power minus 10 and then divided by 2. ठीक है, let's simplify this. 15 into 10 to the power minus 4 n, 5 into 10 to the power minus 7 divided by 2. So I will cancel this 5 with 15 and will be getting this as 3. This will become 6 into 10 to the power minus 7. यहाँ numerator में चला जाएगा and it will finally become 10 to the power 3 is equal to n. Therefore, the answer for n is coming as 6000. So what do you find? n कैसा आया? Even आया क्या odd आया? Even आ गया. तो n इस सिचुएशन में even है. So इस n का सीधा सा मतलब ये है कि हम किस तरीके के इल्यूमिनेशन को एक्सपेक्ट करेंगे? ब्राइट बैंड. सो ये कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं जिससे हमको हल्का फुल्का सा एक रिवीजन मिल गया
कि किस तरीके से हम पार्ट डिफरेंस और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को हैंडल करते हैं। अब आइए इस लेक्चर की मेन थीम पर हम आते हैं, जिसमें हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करना है। बिफोर आई बिगिन डिस्कसिंग दिस थिंग्स, लेट मी टेल यू दैट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पेपर देखें, चाहे नीट या जेई या एमएचसीईटी या इवन टू अ सर्टेन लेवल ऑफ जेई एडवांस, आपको इंटरफेरेंस पर अक्सर इंटेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी इस पे आ जाते हैं कि इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या उसमें है, बट उन एक्सपेरिमेंट के अंदर भी फिर फाइनली बात यही आती है कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, कितने नंबर का बैंड बना, ब्राइट बना या डार्क बना, इंटेंसिटी का रेशियो कैसा आया एंड ऑल दैट। अब हमें यहाँ पर कुछ फंडामेंटल बातें याद रखनी है, बिल्कुल बेसिक सी बातें मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ये याद रखें कि इन सभी सिचुएशंस में इंटेंसिटी और डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लाइट सोर्स के साथ अगर हम डिस्टेंस का कंपैरिजन करते हैं तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी और डिस्टेंस ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में हम लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हम पॉइंट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो वी विल बी टेकिंग इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दूसरी बात हमें ये याद रखना चाहिए कि intensity of light will be directly proportional to width of source। ठीक है, width, सोर्स की width, कितना चौड़ा कितना वाइड सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हम सोर्सेस नैरो यूज करेंगे, लेकिन उस नैरो में भी अगर हम हल्का सा वेरिएशन करते हैं सोर्स की साइज में तो वो अफेक्ट करेगी इंटेंसिटी पर। तो हमें ये ख्याल रखना है कि इंटेंसिटी और width दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये अच्छे से दिमाग में बिठाएं, या अगर हम किसी सिचुएशन में एम्पलीट्यूड के लिए लिखना चाहते हैं तो वी विल गो बाय राइटिंग एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी। आइदर वे आपको ये समझ आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ ये दो तीन फैक्टर्स इन रिलेशन यूज करने वाले हैं। ज्यादातर के जो हम यूज करेंगे वो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का इंटरनल रिलेशन यूज करेंगे, which will be intensity is directly proportional to the square of amplitude, or you may say amplitude is directly proportional to the square root of intensity. Now the major aspect, जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं या इंटरफेरेंस की कंडीशंस को अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें हम खास करके ये समझना चाहते हैं कि जब लाइट की वेव्स का इंटरफेरेंस होता है यानी कि सुपरपोजिशन होता है, तो हमें इंटेंसिटी इन रिजल्ट कैसी मिलेगी। तो ऑब्वियस बात है बच्चों, यहां पर हम वेव्स के साथ डील करने वाले हैं। तो लेट्स कंसिडर कि वी हैव टू डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ वाइब्रेशन। ये पहला वाइब्रेशन है, या कह लीजिए कि पहली लाइट वेव है, और ये दूसरी लाइट वेव है। फॉर सिंप्लीफिकेशन मैंने इसे इस तरीके से लिखा है एसएचएम के इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, जिसमें ऑब्जर्वेबल बात यह है कि पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1 है जबकि दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। पहली और दूसरी वेव में जो कंबाइन फेज डिफरेंस है, इनको देखें आप तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे फेज डिफरेंस 5, क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा फेज नहीं है और यहाँ पे मैंने इंटेंशनली एक एक्स्ट्रा फेज लगा दिया, एंड दैट इज फेज डिफरेंस इज 5। क्योंकि सारा खेल जो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का और इंटरफेरेंस का, वो सारा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है। तो जैसे ही हमें वेव की इक्वेशंस दी जाएंगी, द फर्स्ट थिंग वी विल नोटिस इज दैट कि उसमें फेज डिफरेंस कितना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इंटरफेरेंस का होना मतलब सुपरपोजिशन होना। इस सीक्वेंस को याद रखिए, इंटरफेरेंस का होना मतलब क्या चीज होना? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन होना। और सुपरपोजिशन का होना मतलब सीधी सीधी बात है बच्चों, वेक्टर एडिशन, वेक्टोरियली ऐड करेंगे। अब आपको याद होगा कि अगर हम दो वेक्टर्स का एडिशन कर देते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट हम अक्सर लिखते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा।
तो इफ वी से कि यहाँ पर इन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस हो गया, मीन सुपरपोजिशन हो गया, तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, जो इनका रिजल्ट बनेगा, वो कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर एडिशन, यानी कि बहुत सिंपल तरीका है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos ऑफ phi. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज दैट कि यहाँ सब कुछ फेज डिफरेंस पे डिपेंड करने वाला है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? cos ऑफ phi. बात समझ आ गई बच्चों? Yes. ठीक है. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. मुझे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखनी है, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया. ठीक है, ये आर जो मैंने लिखा ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया. आई एम इंटरेस्टेड टू राइट रिजल्टेंट इंटेंसिटी. फॉर दैट आई विल बी यूजिंग दिस कंडीशन कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी बच्चों, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए इन कंपैरिजन के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. To get resultant intensity, IR resultant intensity, I have to make the resultant amplitude का square. So by that way, resultant intensity क्या हो गई? आंसर सिंपल है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 times of A1 A2 cos of phi. Now this is again going to be a very important condition to remember. Here I am writing resultant intensity in terms of amplitude. बट सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने दो अलग अलग सोर्सेस इस्तेमाल किए थे, यूज किए थे, जिनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज I1 I2 हैं, जैसे कि इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड A1 A2 हैं, तो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज अगर मैं कहता हूं I1 I2 है, तो गौर करें क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू, नोटिस करें, I1, देखिए A1 स्क्वायर हटा के मैंने क्या लिखा? I1. Why I am able to write this? Because we have this relation A स्क्वायर I. तो इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करें तो आगे क्या आएगा बताएं? I2 प्लस, वेरी गुड, 2 टाइम्स ऑफ रूट I1 रूट I2 cos phi. है ना इंटरेस्टिंग? तो ये भी एक तरीका है लिखने का, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है. वी मे हैव मल्टीपल अप्रोचेस, बट वन थिंग आई हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि जब भी मैं ऐसा काम करूंगा ना, मुझे वेक्टर एडिशन करनी है. आई जस्ट कांट गो फॉर 4 + 3 = 7. ठीक है ना? यहाँ ऐसे नहीं होगा काम, वहां पे हमें पूरा वेक्टर रूल फॉलो करना पड़ेगा. इफ परपेंडिकुलर देन 4 + 3 इज गोइंग टू बिकम 5. करेक्ट है? परपेंडिकुलर याद करो, मैं ये चीजें बात कर चुका हूं आपसे, तो ये भी एक तरीका है. अच्छा, इसमें हम एक और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं बच्चों. क्या सिंप्लीफिकेशन करें? कि जो सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी आइडेंटिकल है. हमने आइडेंटिकल सोर्सेस इस्तेमाल किए, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिकॉज दैट कंडीशन वी हैव टू फुलफिल. अगर हम अच्छा इंटरफेरेंस करना चाहते हैं ना, तो हमको आइडेंटिकल सोर्सेस इस्तेमाल करने चाहिए, आइडियली देखा जाए तो. क्योंकि अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी के सोर्सेस इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर कैंसलेशन नहीं होगा, प्रॉपर एनहांसमेंट नहीं होगा. सो इफ यू रियली वांट टू गो फॉर अ वेरी करेक्ट पैटर्न, अ वेरी स्टेडी पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस, बहुत अच्छे से इंटरफेरेंस हम कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमको बहुत अच्छा ब्राइट और डार्क दिखना चाहिए, तो हम यूजुअली दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी को सेम करेंगे. नाउ विद दिस नोट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब कैसे आएगी? ध्यान दो, I1 की जगह I आ जाएगा, I2 की जगह I आ जाएगा, 2 टाइम्स अब यहां भी I आ जाएगा अगर आपने नोटिस किया. Because this will become root I, and root I that will become root I का multiplication with root I will result in I. Now if you solve this, you will be getting 2 times of I plus again 2 times of I and then cos of phi. So you may get resultant intensity is equal to 2I, मैंने कॉमन ले लिया, 1 plus cos of phi. Now notice this, 1 plus cos of phi, what it is? 2 sin square. Very good. It will be 2 times of Sin square. square phi by 2. याद करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो आनी चाहिए आपको. 1 minus cos of phi अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाता है 2 times of sin square phi by 2. ठीक है, तो 1 plus cos phi will become 2 times of cos square phi by 2. So finally जो रिजल्ट मुझे मिलता है बच्चों, वो रिजल्ट हो जाता है 2 into 2, that will be 4 I cos square
pi by 2. So this will give us a correct representation of intensity if the sources are identical. ये फॉर्मूला उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब सोर्सेस आइडेंटिकल हैं. अगर सोर्सेस आइडेंटिकल नहीं हैं, वी हैव टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज, तो ये लगाना पड़ेगा. एम्पलीट्यूड गिवन है तो ये लगाना पड़ेगा. एम्पलीट्यूड गिवन है और एम्पलीट्यूड ही फाइंड आउट करना है रिजल्ट में, तो ये लगाना पड़ेगा. डिपेंड्स. सो हियर यू हैव टू डू अ लिटिल वर्कआउट. आपको फॉर्मुलीज का पूरा एक चार्ट अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए. एंड वी विल बी डूइंग like lots of numericals, so these questions and these formulas will be by hearted to you. directly याद हो जाएंगे आपको, उतना कुछ उसमें टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है. बट डू रिमेंबर के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं. सो ये एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन सकता है. नाउ सपोज अगर मैं इस फॉर्मूले को एम्पलीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहूं, यही फॉर्मूला आई वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड. बड़े ध्यान से देखना. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2. आपने नोटिस किया मैंने किस चीज को रिप्लेस कर दिया? आई को हटा के उसकी जगह पे सिर्फ आई हटाया, दूसरा कुछ नहीं हटाया, और उसकी जगह मैंने क्या लिखा? ए स्क्वायर कर दिया. अच्छा, अब इसमें देखो एक कमाल की बात है. अगर हम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है ना, ब्राइट बैंड जिसे हम बोलते हैं, जस्ट थिंक ऑन इट. अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये उस वक्त हो सकता है जब हम फेज का डिफरेंस 0 रखें, 2 पाई रखें, शाबाश, वेरी गुड, 4 पाई रखें, या 6 पाई रखें, या 8 पाई, और इसी तरीके से इवन पाइज का सीक्वेंस. तो यहां फाई की जगह पे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आप कुछ भी रखें, तो आप देखेंगे कि cos स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज गोइंग टू कम 1. जैसे यहाँ 0 रख लें आप, तो cos 0 क्या होता है? 1 हो जाता है. जैसे यहाँ पे आप 2 पाई रख दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा. आप बोलेंगे सर cos पाई इज 180, बट 180 cos 180 इज -1 का, लेकिन आप बच्चों स्क्वायर करोगे ना तो वो +1 हो जाएगा. पता चल रहा है कि इस सीक्वेंस में से कोई भी एंगल उठा के जब मैं यहाँ पे रखता हूं तो इस cos फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 1. सो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें कितनी मिल सकती है? 4i. वो भी कब? जब हमने दोनों सोर्सेस आइडेंटिकल लिए हैं, तब. ये 4i हमेशा होगा ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स. अलग अलग सोर्सेस लेता हूं तो मुझे अलग आंसर मिलेंगे, हम उस पर भी थोड़ी बात करेंगे, नो डाउट. बट ये डिपेंड करता है कि अगर मैंने आइडेंटिकल सोर्सेस लिए हैं तो मुझे हमेशा 4i मिलेगा. अच्छा, सोचें इन रिवर्स, अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर कोई रेफरेंस बनाना चाहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफ यू गो बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होता है जब उसके लिए करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस हम लेते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन. और इस सीक्वेंस का कुछ भी आप यहां पे रखो, जैसे आपने यहाँ पे पाई रखा, सोचो, तो बच्चों ये हो जाएगा π/2. cos π/2 will take a value 0, and 0 multiplied by this 4i will again become 0. तो इस एंगुलर सीक्वेंस में से कोई भी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखें तो आपको हर बार cos का करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसके लिए क्या मिलेगा? 0. तो पता चलता है कि मिनिमम जो इंटेंसिटी हमको मिल सकती है, कम से कम मिनिमम, वो कितनी मिलेगी? 0. टोटल डार्क. 0 इंटेंसिटी का मतलब समझ रहे हो, लाइट ही नहीं है वहां पर. सो इट्स टोटल डार्क. अब लाइट नहीं है का मिस इंटरप्रिटेशन ये मत करना कि सोर्सेस में से लाइट नहीं निकली. नहीं, लाइट नहीं है का मिस इंटरप्रिटेशन मत करो. लाइट भेजी गई थी, लाइट प्रोपोगेट करके वहां पर वेव्स पहुंच रही थी, लेकिन ओवरलैपिंग ऐसी हो गई कि लाइट की इंटेंसिटी ने दूसरी वाली लाइट की इंटेंसिटी को कैंसिल कर दिया, सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो हमें वहां पे डार्क दिख रहा है. अब ये बड़ा अजीब है ना, लाइट होते हुए हमको डार्क दिख रहा है. यही इंटरफेरेंस का एक सिग्निफिकेंट रोल है, टेस्ट है ये. लाइट होते हुए डार्क बनना, ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है ना, कि आपने तो लाइट का बल्ब लगाया था, 2 सोर्सेस आपने रखे थे, अब स्क्रीन पे तो रोशनी दिखनी चाहिए लेकिन आपको डार्क दिख रहा है. तो ये इंटरफेरेंस होने को गारंटी करता है कि यहां कुछ हुआ, कुछ तो कैंसिलेशन हुआ,
ठीक है। हाँ, ब्राइटनेस में हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, चलो भाई ब्राइट हुआ मतलब दो लाइट बल्ब आपने लगा दिए, ठीक है चलो ब्राइट हो गया, तो हम गारंटी नहीं करेंगे कि वो इंटरफेरेंस की वजह से ही ब्राइट हो रहा है, हो सकता है ब्राइट हो गया होगा। सो अ रियल टेस्ट ऑफ इंटरफेरेंस इज व्हाट, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? इंटरफेरेंस का रियल टेस्ट कौन है, कंस्ट्रक्टिव है क्या डिस्ट्रक्टिव है? आपको मैं अभी समझा रहा था, कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइट बनना। लाइट तो ऐसे भी ब्राइट हो सकती है, दो बल्ब लगाए तो वैसे भी ब्राइट हो सकती है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब लाइट कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होना आमतौर पर तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर हम टेस्ट कंफर्मेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ बोलना चाहते हैं कि यहां पर इंटरफेरेंस हुआ है, तो ये किस तरीके के इंटरफेरेंस से पॉसिबल है बोलना? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव से पॉसिबल है, कंस्ट्रक्टिव से नहीं। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव के और कोई पॉसिबल प्रोबेबल रीजन बन सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बन सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या बनाओगे, लाइट मौजूद है फिर कैंसिल क्यों हुआ? तो हम बोलेंगे भाई वहां पर इंटरफेरेंस हो गया था, लाइट ओवरलैप हो गई थी और ओवरलैपिंग में फेज डिफरेंस आ गया था पाई टू 4 पाई से, सॉरी पाई 3 पाई 5 पाई के सीक्वेंस का, तो लाइट की इंटेंसिटी आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो यही इंटरफेरेंस है। ओके, यस। तो मैक्सिमम और मिनिमम को जरा समझें। अब इसमें बच्चों एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी गई है, इवन अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी इस पर बहुत बात की गई है। देखिए, जब हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखते हैं, ध्यान से समझना, तो एम्पलीट्यूड की टर्मिनोलॉजी में ऐसे लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos फाइव। अब सपोज आप कंस्ट्रक्टिव की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हो जिसमें आपका मानना यह है कि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक्सपेक्टेड है, तो बच्चों आप ये बताएं कि ये कब मुमकिन होगा जब हम फेज डिफरेंस कितना रखें, 0 या 2 पाई 2 पाई या 4 पाई पाई या 6 6 पाई और इसी तरीके के इवन सीक्वेंसेस। जस्ट इमेजिन करें कि फाई हटा करके ये सीक्वेंस में से कोई भी एंगल उठा के यहां रखा हमने, तो कॉस ऑफ दैट एंगल विल बिकम व्हाट, 1। 1। शाबाश, वो 1 हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम क्लेम करेंगे मैक्सिमम हो गई, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और मैक्सिमम इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी भी ज्यादा उस जगह बन सकती है उतनी बन गई। सो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2? बट ये तो एक नोटिसेबल बात है कि जो इक्वेशन मुझे यहां मिल रही है ये एक ब्रैकेट का एक्सपांशन है, और वो ब्रैकेट क्या हो सकता है? a1 plus a2 ब्रैकेट। वेरी गुड, वो ब्रैकेट हो सकता है a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। तो पता चला हम Imax को ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ नीडेड हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप सोचें अगर हम डिस्ट्रक्टिव वाले इंटरफेरेंस को रेफर करना चाहें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखना चाहें, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिलेगा? तो इसका आंसर है जब हम फेज डिफरेंसेस कराते हैं पाई या 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई और इसी तरीके का सीक्वेंस, इनमें से कोई भी एंगल ये फाई की जगह पे अगर मैं रखता हूं तो मुझे कॉस का उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा? 0। 0 मिलेगा, गलत बात। पाई कॉस पाई -1। -1 मिलेगा। ठीक है, यू शुड बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग द सिचुएशंस। आप ऐसे ही मनमर्जी कोई भी आंसर दोगे ऐसा नहीं चलेगा। तो इनमें से कोई भी वैल्यू उठा के आप यहां पे रखेंगे तो उसका कॉस करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जस्ट इमेजिन करें कि ये -1 हो गया, तो ऑब्वियस बात है हमारा ये मानना होगा कि यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो गई है, और उस मिनिमम इंटेंसिटी को अगर हम लिखें तो क्या वो होगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a1 a2? सोचें, why माइनस इज कमिंग हियर, बिकॉज हम ये कॉस का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां से उठा रहे हैं उसके लिए कॉस का वैल्यू तो -1 हो जाता है, और हम डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे मिनिमम। तो यहां गौर करने वाली बात है कि इंटेंसिटी पूरी 0 नहीं हुई है, पूरी 0 नहीं हुई है इंटेंसिटी। वो 0 होना या 4i होना वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब दोनों आइडेंटिकल सोर्सेस हैं। अब ये चीज मैं अगर नोटिस करूं
तो ये क्या है अगर आप इसे ठीक से समझें, सो ये भी एक ब्रैकेट का एक्सपांशन है, और वो ब्रैकेट कौन सा है? A1 minus A1 minus A2 A1 bracket माइनस square. A2 द होल स्क्वायर। तो पता चला कि हम मिनिमम इंटेंसिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब मिनिमम इंटेंसिटी कैन बी जीरो ओनली इफ A1 एंड A2 आर इक्वल। अगर A1 A2 इक्वल है तो जीरो होगी, नहीं तो नहीं होगी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 4A स्क्वायर व्हेन A1 एंड A2 इज इक्वल। अगर मैं कहता हूं A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो ये हो जाएगा A प्लस A, 2A का स्क्वायर करेंगे 4A स्क्वायर। और अगर मैं कहता हूं A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो A माइनस A जीरो, तो मिनिमम जीरो हो जाएगी। तो वो जीरो होना या 4 टाइम्स होना ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आइडेंटिकल सोर्सेस यूज होंगे, अदरवाइज हमको एक्सप्रेशंस प्रॉपर्ली यूज करने पड़ेंगे। एक और बात, क्या जरूरी है कि फेज डिफरेंस सिर्फ 0 या 2 पाई या पाई या 3 पाई या 4 पाई या 6 पाई के ही ऑर्डर में आए? नहीं. हो सकता है पाई बाय 4 आ जाए। फेज डिफरेंस है भाई, वो तो जितना बना उतना बना। अब वेव्स निकल के वहां तक पहुंच रही हैं, पहुंचते पहुंचते जो फेज में डिफरेंस आ गया आ गया। तो ऐसी सूरत में हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज नहीं कर सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे सोचे कि अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ 90 तो ना तो पूरा कंस्ट्रक्टिव में आ रहा है, ना ही पूरा डिस्ट्रक्टिव में आ रहा है। तो ये फाई हटा के मैं उसकी जगह 90 रख दूंगा। अगर मैंने 90 रख दिया तो cos 90 क्या हो गया? 0. तो ये पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 0. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के नाम पे सिर्फ दो चीजें बचेंगी, क्या? A1 A1 plus A1 A2. स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये तो डिपेंड करेगा। हम जो यहाँ ये लिखते हैं ये स्टैंडर्ड केसेस हैं, लेकिन जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमेशा परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव या परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव के करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं आएंगे। कोई भी रैंडम एंगल आ सकता है, पाई बाई 6 आ सकता है, पाई बाई 3 आ सकता है, पाई बाई 4 आ सकता है, पाई बाई 2 आ सकता है, 3 पाई बाई 2 आ सकता है। वॉट एवर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ फेज में डेवलप, वो सब आ सकती है यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी डेवलप होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें ये बात याद रखनी है कि हम किस तरीके का एडिशन कर रहे हैं। Vector addition. हाँ ठीक है, उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ये हैं, ये हैं, ये उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। जब परफेक्टली हम कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे, इन बिटवीन अगर कुछ हो गया तो क्या हम खामोश बैठेंगे? नहीं, हम सीधे सीधे वेक्टर का रूल अप्लाई करेंगे और जो अकॉर्डिंगली आंसर बनता है उसे हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से दिमाग में रखिए कि ये वेक्टर एडिशन होने वाला है। वेक्टर एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हमें पता करना है। अब एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में हमेशा स्टूडेंट्स को तंग करती है, वो ये है कि अक्सर पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी कितना है। बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। सो टेक दिस रेशियो, बस और क्या करें। सो ये वाला हो जाएगा A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। यहां एक ट्रिक अप्लाई की जाती है। मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के साथ साथ क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड या फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सोर्सेस। तो हम एक छोटा सा काम यहां पे करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। एक तरफ तो मैं आईमैक्स जू का तू लिखता हूं, आईमिन भी मैं जैसे वैसे लिखता हूं, लेकिन यहां न्यूमरेटर में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं और यहां डिनोमिनेटर भी में थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, एंड कीपिंग इसका स्क्वायर जैसा था वैसे। अब मैं क्या चेंज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। आई एम मेकिंग A1 अपॉन A2 प्लस 1 एंड आई एम मेकिंग A1 अपॉन A2 माइनस 1। आपने अंदाजा लगाया मैंने क्या किया यहाँ पर? Yes. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने A2 से डिवाइड कर दिया। तो A1 अपॉन A2 आया, यहाँ A2 बाई A2 1 हो गया, और फिर यहाँ A1 अपॉन A2 आया और यहाँ A2 डिवाइडेड बाई A2 फिर एक बार 1 हो गया। मतलब सिंपल सा मैथमेटिकल ट्रिक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किस चीज से डिवाइड किया? A2 से। तो यहां एक फैक्टर हमको मिल रहा है बच्चों, ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर करें फैक्टर क्या है वो, A1 अपॉन A2। इसे हम एक नाम देते हैं R और हम इसे कॉल करते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। क्या कॉल करेंगे?
एम्पलीट्यूड रेशियो, सोर्सेस का एम्पलीट्यूड रेशियो। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग फॉर्मूला, आप ऐसे समझ लो। तो अब फाइनली Imax अपॉन Imin कैसे लिखा गया, देखें, नोटिस करें क्या लिखना चाहिए। r+1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r-1 द होल स्क्वायर। अब मैं यही फॉर्मूला ज्यादा यूज करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, बाकी सब अपनी जगह पे। अक्सर मैं ये यूज करूंगा और अक्सर इसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला है जो चीजों को आसान कर देता है। r+1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r-1 द होल स्क्वायर, गेटिंग इट, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन करस्पॉन्डिंग वे। एक और लास्ट फॉर्मूला मैं यहां पे जोड़ना चाहता हूं, ये जो Imax बाय Imin का फॉर्मूला है, आप जरा नोटिस करें, क्या इस Imax बाय Imin के फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 एंड देन इन न्यूमरेटर स्क्वायर एंड देन इन डिनोमिनेटर का भी कंप्लीट स्क्वायर। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिकॉज वी नो वेरी वेल कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन हम जानते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये याद रखने वाली चीज है। अगर मैं एम्पलीट्यूड हटा के उसकी जगह इंटेंसिटी लिखने जा रहा हूं तो मुझे रूट में लिखना पड़ेगा, और अगर मैं एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी हटा के एम्पलीट्यूड लिखने जा रहा हूं तो उसके लिए मुझे उसका स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। तो मैं एम्पलीट्यूड हटा रहा था, उसकी जगह क्या लिखना था मुझे, इंटेंसिटी, तो मुझे रूट में लिखनी पड़ेगी। ये देखें, एम्पलीट्यूड A1 हटाया, उसकी जगह इंटेंसिटी रूट में लिखनी पड़ेगी। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, बट ये बहुत रेयरली यूज होती है, मैं तो अवॉइड करता हूं इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं, रूट्स वगैरह में कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो मैं ज्यादातर ये वाला यूज करता हूं फॉर्मूला, एंड देन लेटर ऑन आई कम बैक टू इंटेंसिटी बाय सम अदर मींस। दूसरे तरीके से इधर उधर से घूम के इंटेंसिटी पे वापस आ जाएंगे, लेकिन काम करते वक्त ज्यादातर फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा वो ये वाला करूंगा, r+1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r-1 द होल स्क्वायर। तो ये हैं कुछ डिस्क्रिप्शंस जो इंटेंसिटी से रिलेटेड हमें समझने हैं। आई एक्सपेक्ट दैट के इन बातों को हम और ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू हैंडल। आप नोटिस करेंगे कि ये क्वेश्चंस कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वंस वी नो द फॉर्मूला। हाँ, YDSE, so this is a short form for Young's double slit experiment। इसे हमें पढ़ना है, couple of more lectures हम इस experiment पर hopefully जरूर बात करेंगे। So YDSE, that is Young's double slit experiment। इसने देखो क्या बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो 25/9 है, ठीक है, बात को समझे जरा। यहाँ किस चीज का रेशियो बताया उसने, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 25/9। अब पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो पता करो और विड्थ का रेशियो पता करो। काफी आसान है। आप देखिए हमें गिवन क्या है, मैं यहां नोट कर लेता हूं, Imax अपॉन Imin बाय गिवन कंडीशन, सॉरी, बाय गिवन कंडीशन इट इज 25/9। अब आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आप देखें Imax बाय Imin तो ये है। मैंने कहा ये फॉर्मूला बहुत काम का है, मैं रेगुलरली इसे ही यूज करूंगा, ठीक है। सो ऑन दैट अकाउंट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Imax अपॉन Imin is equal to r+1 the whole square divided by r-1 the whole square. This is going to be Yes. 25/9 is equal to r+1 the whole square divided by r-1 the whole square. Just square root the whole terms, सारी के सारी इक्वेशन को स्क्वायर रूट कर दो, हर एक चीज का स्क्वायर रूट करो, क्या मिलेगा, 25 का 5, 9 का 3, यहाँ r+1 और यहाँ क्या, r-1 हो गया, काम खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो दिस विल बिकम 5r minus 5 is equals to 3r. 3r plus 3. This will go on the other side. 2r is equal to 8, r is equal to 4. 4. But what is r? A1 by A2. A1 by A2. R is A1 by A2. This is going to be very important factor. If r is A1 by A2, then we end up with your answer that A1 by A2 is equal to 4:1. Khalas.
R is A1 by A2, this is 4:1. We got an answer for amplitude ratio directly, without much of calculation. सीधे सीधे मिल गया. अच्छा, आप सोचो कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे ये पूछा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी I1 by I2? तो आपको याद करना चाहिए कि इंटेंसिटी का रेशियो या इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ स्क्वायर में प्रोपोर्शनल है. तो फॉर दैट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं A1 by A2, लेकिन मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर. इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के लिए स्क्वायर में जाएगी और एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के लिए अंडर रूट में चला जाएगा. इंटेंसिटी अंडर रूट एम्पलीट्यूड के लिए. बात समझे? ठीक है. अब हमें A1 by A2 तो मिल चुका है. सब्स्टिट्यूट करें, आंसर क्या आएगा? 16:1. तो ये भी मिल गया. देखो, इसलिए मैं कभी भी ये वाले फॉर्मेट पे काम नहीं करता हूं. यहां बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये वाले फॉर्मेट से चलेंगे तो. इसलिए बेटर है कि R+1 वाले फॉर्मूले से जाओ, पहले एम्पलीट्यूड निकालो, बाद में इंटेंसिटी निकालो. डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे तो इंटेंसिटी निकल आएगी. ऐसा लगेगा कि हमको सर 2 स्टेप में करना पड़ रहा है, लेकिन ये आसान है. अच्छा, अब इसमें एक और चीज पूछी इसने, विड्थ ऑफ स्लिट्स. विड्थ तो याद है आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था कि इंटेंसिटी और विड्थ ऑफ सोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो इस हिसाब से तो I1 by I2 शुड बी इक्वल टू W1 by W2. करेक्ट है ना? Yes. देयरफॉर W1 by W2 का भी आंसर क्या आ जाएगा? 16/1. 16/1. खत्म. वेरी इजी. ओके, बट यू शुड नो कि इसको कैसे करना है, तो फिर आप चीजों को ठीक से समझ पाओगे, कर पाओगे. आइए एक और देखते हैं. इंटरफेरेंस हो रहा है. 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज आर गिवन टू अस, I and 4I. अब इंटेंसिटी पता करनी है, बट फॉर अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 एंड फॉर अ फेज डिफरेंस ऑफ π. तो बच्चों, ये जो इंटेंसिटी गिवन है, ये वाली, इसको नाम दे देते हैं I1, और ये वाली जो इंटेंसिटी है इसको नाम दे देते हैं I2. अब आप मुझे ये बताएं कि भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था अपना? I1 प्लस I2 plus 2 times of root I1 cos of I. I cannot go for a very specific formula. मैं स्पेसिफिक फॉर्मूले पे नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार 2 अलग अलग इंटेंसिटीज गिवन है हमको, और फेजेस भी बड़े अजीब हैं, π/2 एंड π ऐसे आए हैं. Now in case 1, if we make a solution, case 1, resultant intensity I plus 4I plus 2 times of I 4I cos of π/2. Cos π/2 will become 0 and this whole term will be 0. Yes. Plus 5. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई 5I. चलिए, ये तो निपट गया एकदम आसानी से. Now if we try to get the answer for second case, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी will be equal to I plus, I will be using this formula, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, plus what, 4I plus 2 times of under root I under root 4I cos of pi. करेक्ट है? cos of pi. अच्छा, पहले के I plus 4I तो 5I हो गया, चलो इसका कोई टेंशन नहीं. प्लस अब देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, रूट में मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग. तो ये हो गया 4I², राइट फॉर यू. अंडर रूट में एक साथ मल्टीप्लीकेशन के बाद ये हो जाएगा 4I², और ये cos पाई हो जाएगा -1. समझे नहीं समझे? cos 180 विल बी -1. अच्छा, ये 4 रूट से बाहर आ गया तो कितना हुआ? 2. और ये I² भी बाहर आ गया तो ये 2 हो जाएगा, और 2I² हो जाएगा, सॉरी 2I हो जाएगा. करेक्ट है ना? और ये माइनस कैरी कर लें, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5I माइनस 4I. देखना. तो करेक्ट हो गया आंसर फाइनली I.
इस जगह पे आंसर आ जाएगा। अब ये तो कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है ना, ये भी कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। वैसे तो 4 आए और 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 आए और आ गया। ये सारा खेल जो है ना, ये फेज डिफरेंस पर होता है। आप इसे अच्छे से दिमाग में बिठाएं। जैसे जैसे फेज डिफरेंस चेंज होगा वैसे वैसे कंडीशंस चेंज होती जाएंगी। ओके, चलें एक और लेते हैं। और इनफैक्ट आपने अगर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर को अच्छे से किया है ना, पढ़ाने के हद तक तो कोई बात नहीं, मैंने आपको सारी कंसेप्चुअल बातें अच्छे से बता दी हैं। 24 आवर्स वी हैव कवर्ड फॉर इट। आप जाके देखें 24 आवर्स 24 घंटे लेक्चर्स लिए हैं मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पर, सिर्फ एक चैप्टर के लिए। Yes. तो ये सारी बातें वहां पे बताई गई हैं। सो इट्स जस्ट रिपीटेशन, खाली नाम लाइट का आ रहा है, बाकी वही पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले और फॉर्मेट हमको अप्लाई करते जाने हैं। हाँ, इसमें कुछ और वैरायटी जरूर आएगी लाइट के लिए। ये कुछ इनिशियल लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जैसे हम मोर स्पेसिफिक होते जाएंगे इंटरफेरेंस पर, हम तो उससे रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं उन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंटेंसिटी को खास रेफर करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट ये जो इनिशियल फॉर्मुलीज हैं या इनिशियल जो न्यूमेरिकल्स हम लोग हैंडल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बस ये वेक्टर कैलकुलेशन चल रहा है बेसिकली। ओके, अब यहां देखें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी पूछा और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी पूछ लिया। चल भाई ठीक है, पहले हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो आपको याद होगा हम लोग ऐसे लिखते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos ऑफ 5। आप देखें ये वाली चीज क्या हो गई a1, ये वाली चीज क्या हो गई a2, ये वाली चीज क्या हो गई फेज 5। दैट्स इट। Yes. तो रख लें यहां, काम करें पूरा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताएं क्या क्या लिखें। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 2, 20, 20, 5/3। What is 5/3? 60. 60. Cos 60. What is cos 60? 1/2. It's half. We know that. है ना? तो ये कट गया, ये कट गया। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर। Yes. 20√3। डन, फिनिश। अब आप मुझे बताएं कि मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे लिखूं, जल्दी बोलें। Should I go for all the formulas and calculus? Yes. जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपने निकाला है आप उसका स्क्वायर कर दें, खत्म हो गई बात। पूरा फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट राइट? यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes. तो 20√3 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। 1200. इंटेंसिटी हो गई अपनी 1200 यूनिट्स, जो भी यूनिट रहेगी इसके, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई। ओके, Yes. लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। आप देख रहे हैं दीज क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोर और लेस। एक स्टूडेंट को ऐसे लगेगा कि मैं वेव्स इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं भाई हम स्केलर वेक्टर से कुछ कर रहे हैं। ओके, चलिए बताएं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी निकालनी है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पर पहले काम करते हैं। फॉर्मूला मैं बस आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। What is this? A1. What is this? A2. Can you tell me what is phi? 90. 90 degree. Very good. Because one of the function here is sine and the another function is cos. Whenever there is a sine and cos function without any extra angle between them, the total phase difference is 90 degree. जानते हैं ना हम ये? Yes. Yes, sir. काम खत्म करें, बताएं आंसर क्या आएगा। 2√3. तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0। डायरेक्ट 0 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? Yes. ये पूरा Yes. फैक्टर 0 हो जाएगा, बिकॉज ये cos 90 हो जाएगा। cos 90 0, मल्टीप्लीकेशन में जो भी आएगा वो सब 0। मतलब फाइनल आंसर हो गया 2√2। क्या कहते हो बेटा? Yes.
अब बताएं रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे लिखें? R square. जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि आंसर हो गया 8 यूनिट्स। ठीक हो गई बात? Yes. आइए एक और देखते हैं। अब ये थोड़ा सा इंटरफेरेंस से डायरेक्ट रिलेट किया गया है, जनरलाइज नहीं है। YDSE इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इनकी विड्थ का रेशियो 81/1 है। तो दो अलग अलग सोर्सेस इस्तेमाल हुए हैं, W1/W2। दिस इज गोइंग टू बी 81/1। आप जान रहे होंगे कि इसका सीधा सा मतलब यही है ना। 81/1. आप जान रहे होंगे कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, स्क्वायर। और इसी का मतलब ये भी हो सकता है। यस और नो? Yes. यस सर। और इसी का मतलब ये भी हो सकता है। Yes. सोचें आप, ये सीक्वेंस अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल बच्चों वाले हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल आसान हो जाएंगे ये। करेक्ट जा रहे हैं हम। विड्थ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम्पलीट्यूड का रेशियो स्क्वायर रूट कर दिया, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड को हमने आर बोला है। यस। तो इंटेंसिटी ऑफ सोर्सेस आंसर निकल आया, एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सोर्सेस ये भी आंसर निकल आया। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। आपको पता है कि I max divided by I min is, can you go for the equation? R plus 1 bracket square. R plus 1 plus 1 the whole square, R R minus minus 1 the whole square. Now what is R we estimated? 9. 9. 9 plus 1, 10 square. 10 का square 100. 9 minus 1, 64. 8. 8 का square 64. 64. You can also justify it by writing 50 by 32, 25 by 16, ये भी लिख सकते हो आप फाइनल। Getting it right? Yes. Yes. This way we can just handle such kind of questions in very easy way. बड़ी आसानी से इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है। Let's take another one. तेज तो नहीं हो रहा ना? नहीं. Two coherent sources of light having intensity ratio 25/1. ये तो बहुत आसान है। Intensity ratio I1/I2 is 25/1. तो क्या इसका मतलब A1/A2 का स्क्वायर इक्वल 25/1? 25/1. तो क्या इसका मतलब हो गया A1/A2 इज इक्वल टू 5/1, और इसी का मतलब क्या हुआ, R इज इक्वल टू 5. 5. अच्छा, जरूरी नहीं कि हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही हो, जरूरी नहीं है। अगर यहाँ 5/2 आ जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल 25/4 के हिसाब से, तो वैसे सॉल्व कर लेना। So if we go by Imax by Imin, we have R plus 1 the whole square, R minus 1 the whole square. R का वैल्यू हमने निकाला 5, 5 plus 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 minus 1 4, 4 का स्क्वायर 16. You can just go by 18. 8, 9, 4. This will be the answer. Correct है ना? Yes. Okay. Let's go for another question. एक और क्वेश्चन देखते हैं, इतने में ही बिठाते हैं इसको। चले। In YDSE, the intensity of two sources is I and 2I. Find the ratio of maximum and minimum intensity. ठीक। अब जो इंटेंसिटी का रेशियो है वो I अगेंस्ट 2I है। चलें, कोई बात नहीं। I1 upon I2 is equal to
I upon 2i, करेक्ट हो गया? 1/2. Yes. तो I1 upon I2 is equal to 1/2. ठीक, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, शायद इस क्वेश्चन को बनाते वक्त मैंने डेटा कुछ उल्टा पुल्टा कर लिया। 2/1 कर लें, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन थोड़ा सा बेटर होगा। मतलब मैं इसे ऐसा करता हूँ, इसे कर देता हूँ 2i और इसे कर देता हूँ i। थोड़ा सा कैलकुलेशन इन अ सेंस बेटर होगा, बाकी और कुछ नहीं। तो ये 2 हो गया, इसका रेशियो आ गया। अच्छा, आप जल्दी से बताओ a1 by a2 क्या हो गया? √2। सोचे मैंने यहाँ स्क्वायर स्क्वायर नहीं किया, अब थोड़ा बच्चों वाली बातें नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. तो इसका सीधा सा मतलब r क्या हो गया? √2. √2 हो गया। अब आप रेशियो निकालें, I max upon I min is equal to r plus 1 the whole square divided by r minus 1 the whole square. So that will be √2 plus 1 the whole square divided by √2 minus 1 the whole square. अब चाहें तो यहाँ आप √2 का वैल्यू पुटअप कर लें 1.414, उसमें +1 करें, उसको स्क्वायर करें, 1.414 उसमें -1 करें और उसको स्क्वायर करें और फिर फाइनल आंसर निकालें, या फिर चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें। बस ये डेटा उतना एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है मुझे फॉर द केस ऑफ प्रॉपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन बनाते वक्त शायद मैंने कुछ थोड़ा सा ऊपर ऊंच नीच कर दिए यहाँ। ठीक हो गया? Yes. आइए एक और देखते हैं। इसमें थोड़ा टाइम का कैलकुलेशन लेना है। टू इंटरफियरिंग वेज हैविंग इंटेंसिटी 9 यूनिट एंड 4 यूनिट। चलें, I1 is equal to 9, I2 is equal to 4. Meet at a point with a time difference delta t 3t by 2. अब पूछ रहा है कि भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो। अब हमारे पास टाइम डिफरेंस को कंसिडर करते हुए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास तो फेज डिफरेंस वाले फॉर्मूले हैं। तो आपको फेज और टाइम का इंटर कन्वर्जन करना चाहिए। जस्ट रिकॉल, इंटरफेरेंस के पहले लेक्चर में मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं कि टाइम से फेज कैसे निकाला जाएगा, पाथ से फेज कैसे निकाला जाएगा, फेज से टाइम और फेज से पाथ और पाथ से टाइम। 6 फॉर्मूलेज दिए थे मैंने आपको, याद आ रहा है? Yes. हमें यहाँ पे निकालना है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इन टू टाइम डिफरेंस। Delta t. Yes. याद करें, ठीक है? दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, ताकि एन वक्त में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दैट इज 2 पाई बाई टी इन टू टाइम डिफरेंस कितना है? 3t by 2. 3t by 2। जस्ट कैंसिल, 2 2 t Five. कैंसिल हो गया। तो हमें पता चला कि भाई इस केस में जो फेज का डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 3 पाई। 3 पाई इज डिस्ट्रक्टिव, या इवन आप डिस्ट्रक्टिव तक नहीं जाना चाहते हो तो चलो पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर लो। I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √I1 I2 cos ऑफ 3 पाई। मैंने डायरेक्ट लिखा भाई, एक स्टेप मेरी बच जाएगी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा, चलेगा ना? Yes. नाउ व्हाट इज cos 3 पाई? -1. -1। वेरी गुड, ये फैक्टर हो जाएगा -1। सो जस्ट रीड के आगे हमें क्या लिखना चाहिए? 9 plus 4. प्लस 4 प्लस 2 अंडर रूट में 9 अंडर रूट में 4, और ये वाला प्लस जो बीच में लिखा गया इसे हटा के यहाँ क्या लगाना चाहिए? Minus. बिकॉज ये कॉस फैक्टर तो -1 हो रहा है तो माइनस इधर ले लिया मैंने। अच्छा, 9 प्लस 4 कितना हो गया? 13। तो ये 13 हो गया, माइनस ये 9 रूट से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3। 4 रूट से बाहर आ जाएगा, वो हो जाएगा 2। सो दिस विल बी रेड एज 2 into 3 into 2, 12। 12. So resultant intensity will be equal to 1. 1. Yes. 1 unit. Whatever that unit is followed here, that's going to be 1 unit. Okay है? Yes.
ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. ये थोड़ा सा मुझे टिपिकल लग रहा है, बट विल जस्ट गो फॉर इट. डेटा इसमें उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, but just let's go for it. During interference, if amplitude of intensity variation is 21%, then find I1 by I2. Okay, 21% में कम ज्यादा हुआ, इसका कहने का मतलब है, यानी कि Imax जो डेवलप हुआ है वो 121 by 100 ऑफ एवरेज इंटेंसिटी है. बात को समझे बेटा. Yes. और I min जो डेवलप हुआ है वो हुआ है 79 by 100 ऑफ I. एवरेज I इज एवरेज इंटेंसिटी. हालांकि यहाँ क्वेश्चन में कोई एवरेज इंटेंसिटी का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुआ है, बट इट इज लाइक दैट कि जो भी एवरेज इंटेंसिटी रही होगी उसमें 21% ज्यादा हो गया, ब्राइट बना उधर, वहां पे कंस्ट्रक्टिव बना. और जो मिनिमम इंटेंसिटी हो रही है वो कंप्लीट डार्क नहीं हो रहा है, 21% से रिड्यूस हो जाएगा. तो 21% एक्स्ट्रा, 21% रिडक्शन. ठीक है ना, क्योंकि Yes. ब्राइट बनने का मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होना और डार्क बनने का मतलब इंटेंसिटी कम. तो यहाँ एडिशन हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो गया. क्लियर है बात? Yes, sir. Yes. ओके. अब इसको पहले हम सॉर्ट आउट करते हैं और ये देखते हैं कि Imax अपॉन Imin कितना है. तो Imax अपॉन Imin आ जाएगा 121 अपॉन 79. क्या कहते हो? Yes. Yes. बाकी I 100 तो निपट गया. बट व्हाट इज Imax बाय Imin? R plus 1 bracket. R plus 1 bracket square divided by divided by R R minus minus 1 1 bracket square, square. and that is 121 upon 79. अब इसका पूरा स्क्वायर रूट करो. इसका पूरा स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा R plus 1 divided by R minus 1 is equal to, this will be 11. Yes. And 79 के लिए हम क्या लिखें अब? We just have to go in approximation. 8.8. 8.8. 8.8. चलिए, तो ये इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे एम्बिगियस लग रहा है. किसी ने कुछ मैसेज किया, लेट मी चेक इट आउट. एम्पलीट्यूड वेरिएशन बराबर है. क्वेश्चन में यहां लिखा ना एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, तो ये लिखने का एक तरीका होता है. बेसिकली इंटेंसिटी से ही बात करनी है, जो रिप्रेजेंटेशन करना है ना वो इंटेंसिटी का ही करना है. मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंटेंसिटी का जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसका जो एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी का ही, एम्पलीट्यूड का नहीं. अलग से स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है इसको. ठीक है ना. इट्स द वे वी राइट इंटेंसिटी. एक तरीका है ये लिखने का. एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट? Intensity. हाँ बस, तो रेशियो इंटेंसिटी के हिसाब से ही लिया जाएगा. गेटिंग इट? अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप यहाँ पे. विल जस्ट मेक अ काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो ये हो गया 8.8 R प्लस 8.8 is equal to 11 R minus 11. Do a kind of cross multiplication. Sorry, take this 11 on the other side and this 8.8 R on this side. So this will become, subtraction करो, R बताओ कितना है, बस और क्या. कर लें जल्दी से इसे, जब तक मैं कुछ और सर्च करता हूं. ठीक, कितना बन रहा है? 9. Yes, is it 9? Just give it correct. ये 19.8 हो गया. 11 R में से Yes, sir. 2.2. 2.2. So this will be It is 9, sir. 2. 9. So R will be equal to 198 divided by 22. 22. So this is 9. Okay, अच्छा रिजल्ट है. So R basically 9 आने का मतलब क्या है? A1 by A2. A1 by A2 is equal to 9:1. इसका मतलब इंटेंसिटी I1 by I2 हो जाएगा A1 by A2 का स्क्वायर. Square. करेक्ट है ना? Yes. Therefore Yes. A1 by A2 will appear to be 81 upon 81 by 1. 1. It's a good result.
चलिए ठीक है, आई वॉज लिटिल बिट वरीड यार 79 आ गया, एंड रिजल्ट प्रॉपर आता है कि नहीं आता। एनी हाउ इसमें अभी न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं हुए हैं, वी जस्ट हैव टू गो फॉर सच मोर क्वेश्चंस, जिसमें कुछ कॉलम बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, मैच द कॉलम वाले, और इंटेंसिटी वेरिएशन के और अलग अलग क्वेश्चंस जो खास इंटरफेरेंस को रिलेट करते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। विल हैव ऑल दिस डिस्कशन इन द कमिंग क्लास। ठीक, रुक जाए फिर।